बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल साहब के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम हैपनिंग हुई है, जिसके बाद नाज़रीन वो तमाम लोग जो तनकीद की आड़ में गालियाँ दे रहे थे, वो तमाम के तमाम लाजवाब हो चुके हैं। उनकी बोलती बंद होके रह गई है। अब ये क्या मामला हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुई है और इसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या लिंक बनता है, ये सारी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का जो गैर शरई निकाह का फ़ैसला आज जज कुदरतुल्लाह साहब ने अनाउंस किया है, इस फ़ैसले के कुछ अहम मंदरजात हैं। ये कंटेंट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर दो मुख्तसर सी ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात और फिर काजी फ़ैसल साहब वाली अहम ख़बर, बड़ी ख़बर, उसकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गैर शरई निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। 5-5 लाख रुपए का जो है वो हर्जाना किया गया, जुर्माना किया गया। लेकिन नाज़रीन, जज साहब अपने फ़ैसले में लिखते हैं कि यानी जो मुख्तसर फ़ैसला उन्होंने जारी किया कि मेरा जो एक्चुअल फ़ैसला है, डिटेल जजमेंट, वो 50 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो कि अंग्रेज़ी में ये फ़ैसला तहरीर किया गया है। आगे वो लिखते हैं कि दोनों फ्रीकैन रिस्पोंडेंट जो हैं, जिसमें इमरान खान हैं, बुशरा बीबी साहिबा हैं, वो ताज़ीरात पाकिस्तान का जो सेक्शन 496 है, उसके मुर्तकब करार पाए हैं, गिल्टी करार पाए हैं। अब आप नाज़रीन पूछेंगे कि ये जो सेक्शन 496 है ताज़ीरात पाकिस्तान का, पाकिस्तान पीनल कोड का, ये क्या कहता है? नाज़रीन, सेक्शन ये कहता है कि वो जो बेईमानी से यानी डिसऑनेस्टली, धोखाधड़ी से, फ्रॉडुलेंटली, धोखाधड़ी के इरादे से शादी की तकरीब से गुजरता है, ये जानते हुए कि वह इस तरह से कानूनी तौर पे शादीशुदा नहीं होगा, सज़ा का मुस्तहक है, जो कि 7 साल और जुर्माना हो सकती है। और आगे चल के जज साहब ये लिखते हैं कि दोनों मुल्ज़मान को 7 साल की सज़ा दी जाती है। और ये नाज़रीन कैद बामुशक्कत नहीं है, ये सिंपल इम्प्रिजमेंट है। और इसके आगे जज साहब ने लिखा कि अगर जो 5-5 लाख रुपए का दोनों को जुर्माना किया जाता है, अगर इनमें से कोई भी अदा नहीं करता, जो अदा करता है वो तो 7 साल की सज़ा कटेगा, लेकिन जो जुर्माना 5 लाख का अदा नहीं करेगा, उसको 4 माह मजीद जेल में गुजारना पड़ेंगे। और इस फैसले में कहा गया है कि जो तफसीली फैसले की कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिस्पोंडेंट को फराहम कर दी गई है। ओपन कोर्ट में यह फैसला अनाउंस हुआ और जब फैसला अनाउंस हुआ तो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा और उनके जो काउंसल्स हैं, जो वकला हैं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अभी तक नाज़रीन तफसीली फ़ैसला सामने नहीं आया। तफसीली फ़ैसला सामने आएगा तो उसके भी जो अहम मंदरजात हैं वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस फैसले में नाज़रीन जो साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने कुछ कमेंट किया है जिसमें उनका यह कहना है, बैरिस्टर गौहर अली खान का, कि वही हुआ जिसकी हमें तवक्को थी। सियासी मकासद के लिए लोगों की निजी ज़िंदगियों में झांका जा रहा है। अब नाज़रीन एक सियासी लीडर हो जो मजहबी टच भी देता हो, जो और भी बहुत सारे टच देता हो, ईमानदारी के, शफाफियत के, और दूसरों को चोर डाकू कहता हो और रियासत मदीना बनाने के दावे करता हो, तो उसकी क्या ज़ाती ज़िंदगी हो सकती है? एक सवाल है। मैं कह नहीं रहा कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती, एक मेरा सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद साहब के लिए एक और बुरी खबर है, और वो नाज़रीन खबर ये है कि उनकी जो ज़मानत का मामला है, इलेक्शन कैंपेन जो उन्होंने करनी है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, उसमें नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है कि ज़मानत की दरख्वास्त उन्होंने जो ATC अदालत में दायर की थी, उस पर एतराज़ात लगे हैं। और ये एतराज़ात उठाए गए थे रियासत के सरकारी वकला की जानिब से, जिसे जज साहब ने, इजाज़ आसफ साहब ने एक्सेप्ट किया है। और जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको दुरुस्त करने की ऑब्जर्वेशन देते हुए जो ज़मानत दरख्वास्त पे समात है उसे 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। तो नाज़रीन इस डेवलपमेंट के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे और जेल से ही अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो चला पाएंगे। अब वो कैसे चलाते हैं ये देखने के लायक होगा। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब का घेरा तंग हुआ है। 3 केसेस में खान साहब की कन्विक्शन हो चुकी है, लेकिन खान साहब के लिए एक बड़ा संगीन केस आगे आने वाले दिनों में सामने आने जा रहा है। मामला नाज़रीन ये है कि महकमा दाखिला पंजाब ने हुकूमत पंजाब को एक रिपोर्ट जमा कराई है, और ये सानिया 9 मई के हवाले से है। जो पंजाब में मिलिट्री इमलाक को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया,
توڑ پھوڑ کی گئی, جلاؤ گھراؤ کیا گیا, جس میں لاہور کور کمانڈر کا گھر بھی شامل ہے. ان تمام معاملات کے حوالے سے 9 مئی کے ایشوز کے حوالے سے رپورٹ دی گئی ہے. یہ جو 17 صفحات پہ رپورٹ مشتمل ہے, اس میں یہ ناظرین کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے 9 مئی کو جو ہے وہ ریاست پہ حملہ کیا. 9 مئی کا حملہ ریاست کے خلاف جنگ تھا, اور اس میں جو اہم نقطہ ناظرین جو میں سمجھتا ہوں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ طالبان کی طرز پہ ملٹری املاک پر حملہ کیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی, شہدا کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی, جلاؤ گھراؤ کیا گیا. اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شواہد کے مطابق یہ جو منصوبہ بندی تھی 9 مئی کی, یہ پہلے سے کی گئی تھی, اور مرکزی قیادت کے حکم پر یہ حملہ ملٹری املاک پہ کیا گیا, تنصیبات پہ کیا گیا. قیادت کا ایجنڈا یہ تھا کہ اداروں پر حملہ آور ہونا تھا. قیادت 9 مئی کی ذمہ دار ہے, یعنی پی ٹی آئی کی قیادت کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ 9 مئی کے ان واقعات کی ذمہ دار ہے. اب پی ٹی آئی کی قیادت کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں, پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ہے, ان کا ذکر کیا گیا ہے. آگے کہا گیا ہے کہ مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ جو مقامی قیادت ہے وہ بھی شریک جرم ہے. اور آگے کہا گیا ہے کہ فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو 9 مئی کے حملے کے لیے اکسایا گیا تھا. اور اس میں ناظرین نام دیے گئے ہیں یاسمین راشد کے, حماد اظہر کے, اعجاز چودھری کے, غلام محی الدین کے, علی عباس کے, اندلیب عباس کے, محمود رشید کے, عمر سرفراز چیمہ صاحب کے, مراد راز صاحب کے, منصب اوان صاحب کا, عظیم نیازی صاحب کا, اور بخاش نیازی صاحب کا. حسان نیازی کا ویسے نام نہیں ہے, میں حیران تھا کہ ان کا نام کیوں نہیں تھا, جنہوں نے جو کور کمانڈر لاہور کی جو یونیفارم تھی وہ ڈنڈے پہ لٹکا کے لہرائی تھی وہاں پہ کہ یہ ہم نے کیا ہے, یہ ہمارا کارنامہ ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو قاضی فائصل صاحب کو کلین چٹ ملی ہے, یا قاضی فائصل صاحب سرخرو ہوئے ہیں, اور ایک بڑا کھڑاک ہوا ہے ناظرین. یہ جو میں نے 9 مئی کے واقعے کی پہلی رپورٹ پیش کی وہ تو عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ ناظرین جو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان لینے کا معاملہ تھا, جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن نے الٹرا وائرس قرار دیا تھا, یعنی الٹرا وائرس نہیں بلکہ قانون کے برخلاف قرار دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا ہے اس میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا, اور ساتھ ساتھ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی جو پروویژن ہے 209 210 اس کو بھی فالو نہیں کیا. تو کانسیکوینس میں الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن جو 215 ہے اس پر کمپلائی وتھ کرتے ہوئے پینل جو جورسڈکشن ہے الیکشن کمیشن کی اس کے تحت تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا. اب اس میں جب یہ فیصلہ 13 جنوری کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے, جس میں قاضی فائصل صاحب تھے, جس میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے, جس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھے, کیا کچھ ان کے بارے میں نہیں کہا گیا, خاص طور پہ جسٹس قاضی فائصل کے بارے میں. یعنی تنقید کی آڑ میں گالیاں دی گئیں, بدنیتی منسوب کی گئی, ڈیل کے الزامات دیے گئے, اور ڈیل کے الزامات بھی ایسے, حالانکہ ناظرین ڈیل وہ ہوتی ہے اگر 2 جج صاحبان مستعفی ہو بھی گئے تھے, ریزائن کر گئے تھے, تو ڈیل میں تو یہ دیکھا جاتا ہے جیسے نواز شریف کہتے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو کوئی ڈیل دی گئی ہے یا میں ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں, مجھے ڈیل کی آفر کی گئی ہے, تو ڈیل میں آپ کو کچھ ملتا ہے. اگر آپ اس پورے سینیریو میں دیکھیں کہ جو الزام لگا کہ 2 ججز کا استعفیٰ قاضی فائصل کو پیش کیا گیا, اور اس کے تناظر میں اس کے جواب میں قاضی فائصل صاحب نے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن اڑا دیا, پی ٹی آئی کا بلے کا نشان واپس لے لیا, تو یہ ایک ڈیل ہوئی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ڈیل میں پھر جو میں نے ابھی پہلے بات کہی کہ ڈیل میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ, جس کو آپ ڈیل کا الزام دے رہے ہیں, جس شخص کی ذات کے ساتھ آپ ڈیل لگا رہے ہیں, اس کو کیا فائدہ ہوا. کیا جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے سے جسٹس قاضی فائصل صاحب کا ٹینور بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا. کیا جسٹس مظہر علی نقوی کے استعفے سے جسٹس قاضی فائصل کے ٹینور میں اضافہ ہوا؟ نہیں ہوا. تو قاضی فائصل صاحب کو کیا ملا؟ اور ناظرین یہ جو گالیاں دینے والے ہیں, یا جو گالیاں دینے کی تنقید کے آڑ میں گالیاں دے رہے تھے, یعنی الزامات بھی کچھ ایسے, لیکن کچھ لوگوں نے گالیاں بھی دیں, تنقید کے آڑ میں گالیاں دیں. اور بات کی جاتی ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, لیکن آئین اور قانون کیا ہے یہ ناظرین سبق پڑھایا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے, جہاں پہ پی ٹی آئی کے ایک, پی ٹی آئی کے تو نہیں لیکن پی ٹی آئی کے چاہنے والے تھے, میاں شبیر احمد شبیر اسماعیل صاحب ہیں, ایک شہری ہیں, انہوں نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کی وساطت سے ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی. اس پٹیشن میں ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت سے جو رجسٹرڈ ہے اس سے الیکشن سمبل نہیں لے سکتا, یعنی یہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दलील थी, इलेक्शन कमीशन में भी, पेशावर हाई कोर्ट में भी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन अदालत में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि ये ऐसा अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, तो फिर आपको जो सेक्शन 215 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसको चैलेंज करना चाहिए था। वो आपने चैलेंज नहीं किया। तो फिर अजहर सिद्दीक साहब ने मियाँ शबीर इस्माइल साहब के वकील के तौर पे पिटीशन दायर की, जिसमें नाज़रीन जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 था उसको चैलेंज किया गया और ये कहा गया उस पिटीशन में कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 215 के तहत इलेक्शन सिंबल नहीं ले सकता और इलेक्शन एक्ट का 215 जो सेक्शन है वो आइन से अल्ट्रा वायरस है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है। इसको कलअदम करार दिया जाए और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस किया जाए, पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार दिया जाए। तो इस पर नाज़रीन जैसे शाहिद बिलाल हसन साहब ने इस केस की समाअत की और समाअत करने के बाद 18 शफात का तफसीली फैसला जारी किया है। अब उस फैसले के मंदरजात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इस नाज़रीन मुख्तसर से मंदरजात आपके सामने रखूँगा और आपको भरपूर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि इस फैसले में जज साहब ने, शाहिद बिलाल हसन साहब ने कैसे आइन के आर्टिकल 17 और जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 है, 210 है, जिसके तहत जिस सियासी जमात को अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना होता है, और फिर जो सेक्शन 215 है उसका सबक कैसे पढ़ाया है। यानी आइनी और कानूनी जो सबक है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान के हवाले से जज साहब ने बड़े आसान अल्फाज में अपने तहरीरी फैसले में उसको लिख दिया है, तहरीर कर दिया है। जज साहब नाज़ ये कहते हैं कि इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान वापस नहीं ले सकता किसी सियासी जमात से और जो सेक्शन 215 है वो आइन से मुतसादम है। जज साहब ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 215 जो है वो ये कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड सियासी जमात है वो इंतखाबी निशान की अहल होगी, लेकिन अगर वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो सियासी जमात देने में नाकाम होती है, यानी जो आर्टिकल 215 है, सेक्शन 209 है, 210 है, उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल तौर पे अख्तियार है और वो जो सियासी जमात है वो फिर इलेक्शन सिंबल की कैसे अहल हो सकती है, कैसे अहल नहीं हो सकती, मतलब कैसे अहल हो सकती है। आगे कहा गया है कि ये कहना कि इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 215 है वो आइन से मुतसादम है, आइन का आर्टिकल 217 लामहदूद नहीं है। यानी आर्टिकल 17 का जो जिक्र किया जाता है कि आप राइट ऑफ वोट से किसी को नहीं रोक सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी किसी को नहीं रोका गया। आप इलेक्शन लड़ने से किसी को नहीं रोक सकते, वो भी किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। और इलेक्शन सिंबल की बात की गई कि इलेक्शन सिंबल भी आप नहीं ले सकते। लेकिन जज साहब ये लिखते हैं, शायद बिलाल हसन साहब, कि आर्टिकल जो 17 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कदमें लगाई गई हैं कानून की शराइत लगाई गई हैं कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जो कानून में दी गई हैं उनको फॉलो किया जाएगा। जज साहब अपने फैसले में लिखते हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जहाँ पे जिक्र किया गया है सेक्शन 215 में कि सियासी जमातें जब अपना इलेक्शन करवाएंगी और इलेक्शन करवाने के बाद जो जीतने वाले लोग होंगे, जो इलेक्ट होंगे, जो मुंतखब होंगे, उनके सिग्नेचर के साथ और पार्टी हेड की डायरेक्शन के साथ एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाएगा। उसमें ये लिखा जाएगा, ये डिक्लेरेशन सियासी जमात देगी कि उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है वो अपनी जमात के कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक करवाया गया है। तो जज साहब ये लिखते हैं कि ये जो 215 के अंदर लिखा गया है कि एक तो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया है, दूसरा कानून का जिक्र किया गया है। तो जो कानून है, जज साहब लिखते हैं कि ये कानून दरअसल इलेक्शन एक्ट है। तो जज साहब ये लिखते हैं कि इसी सेक्शन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन कमीशन इस बात का जायजा ले सकता है कि अगर जो इंतखाबात किसी सियासी जमात ने करवाए हैं वो दुरुस्त नहीं, तो वो सियासी जमात को शोकास कर सकता है और शवाहिद का जायजा ले सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है, इंटर पार्टी इलेक्शन हुए नहीं हुए उन शवाहिद का जायजा ले सकता है। जो नॉमिनेशन पेपर हैं, जो पार्टी के कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, उसको भी मंगवा सकता है। और फिर अदालत ये कहती है कि जो सेक्शन 215 है वो आइन के आर्टिकल ना तो 2A, 5, 9, 14, 17 या 227 किसी के भी मुनाफी नहीं, किसी के भी बरखिलाफ नहीं और गैर आनी नहीं। और इसमें जज साहब ये लिखते हैं कि लिहाजा ये जो दरख्वास्त है ये नाकाबिल समाअत है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई के बल्ले के निशान इंटर पार्टी इलेक्शन के फैसले का भी हवाला दिया गया है, पेशावर हाई कोर्ट की कार्रवाई का भी हवाला दिया गया है। और ये लिखा गया है जज साहब ने आखिर में आखिरी पैराग्राफ में कि इलेक्शन एक्ट
الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن ان کے خلاف اپنے اختیارات کے تحت پینل جورسڈکشن میں کارروائی کر سکتا ہے اور وہ الیکشن سمبل واپس لینا ہے ناظرین۔ تو اب وہ دوست بتائیں جو کہہ رہے تھے کہ قاضی فیصل صاحب نے قانونی فیصلہ نہیں دیا، آئینی فیصلہ نہیں دیا، محمد علی مظہر مسرت ہلالی صاحبہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کیا لکھ رہے ہیں، یہ قانون کا سبق کیا پڑھا رہے ہیں، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو قاضی فیصل صاحب نے لکھا ہے۔ تو اب سمجھ آئی کہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، لیکن جو گالیاں دینے والے ہیں، جو تنقید کی آڑ میں ملائن کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، الزامات دے رہے ہیں، بھونڈے الزامات دے رہے ہیں، دراصل وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آئین اور قانون سے ہٹ کے سیاسی فیصلہ دیا جاتا، اور جو ڈیل کی بات کر رہے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری خبر نہیں تھی، یہ ہماری رائے تھی۔ اب ناظرین ڈیل والی بات جو ہوتی ہے یہ کبھی رائے نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ خبر ہوتی ہے، اگر خبر نہیں ہوتی تو پھر الزام ہوتا ہے، یہ رائے نہیں ہو سکتی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔